एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बुलेटिन आप देख रहे हैं। हेडलाइंस के बाद इस वक्त की एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आज सुबह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची। पुलिस अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की तलाश में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। दरअसल अभिषेक के घर की तलाशी भी ली गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी के पीए पर टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप है और उसी मामले में पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। और जैसे ही ममता बनर्जी को अभिषेक के घर के पुलिस के आने की खबर मिली, वो अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी के कालीघाट का ये दूसरा घर है, क्योंकि इससे पहले आपने जो मकान देखा था वो अलग था। ये अपार्टमेंट है जहां पर अभिषेक बनर्जी फिलहाल ठहरे हुए हैं। तो अभिषेक बनर्जी इन दिनों अपने दूसरे घर पर ही पाए जा रहे हैं और इसी घर पर सीआईडी पहुंची है। कल शाम को भी यहां पर सीआईडी पहुंची थी, लेकिन वो दूसरा मामला था और ये मामला दूसरा, यानी कि दो अलग अलग मुद्दों पर इस वक्त सीआईडी के सामने अभिषेक को पेश होना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच अब पीए को भी तलाश रही है पुलिस। ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी के लिए कितनी मुश्किल भरी घड़ी है कि दो सीआईडी अलग अलग यहां पर छानबीन कर रही है और तीसरा उनके इस वक्त पीए को भी तलाशा जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता ओंकार सरकार भी जुड़ गए हैं। ओंकार, जरा मामला बताइए कि क्या है और किस तरह से इस वक्त अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज जैसे कि देखा गया सुबह शालबनी थाने के पुलिस कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर अभिषेक बंदोपाध्याय के 121 नंबर कालीघाट रोड पर आज सुबह पहुंच गया और पहुंचते हुए पूरी घर की छानबीन किया गया, तलाशी लिया गया। क्योंकि जो आरोप सामने आ रहा है कि अभिषेक बंदोपाध्याय के जो पीए है सुमित राय, उनको तलाशने के लिए ही अभिषेक बंदोपाध्याय के कालीघाट स्थित घर पर आज ये पुलिस पहुंची थी। और अभिषेक बंदोपाध्याय ने खुद कहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है, पुलिस की तरफ से पूरी छानबीन की गई है उनके घर के। और इस को देखते हुए ममता बनर्जी भी आज अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पर पहुंच गई। और तो पूरा जो स्थिति है इस वक्त अभिषेक बंदोपाध्याय की। जी चलिए, ओंकार बता रहे थे कि आज सुबह सीआईडी की एक टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची। ये दूसरा वाला घर है जहां पर आजकल अभिषेक बनर्जी हैं और उनके पीए की तलाश में टीम यहां पर पहुंची, क्योंकि वोट टिकट के बदले पैसे का ये पूरा मामला है और उसी के चलते उनके पीए की तलाश हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर समेत 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। मदन मित्रा के कोलकाता के भवानीपुर, नॉर्थ 24 परगना के कमरहाटी और साउथ 24 परगना के जोका में स्थित घर पर इस वक्त ईडी के अफसर मौजूद हैं जो रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और ईडी के मुताबिक पश्चिम बंगाल नगर निगम भर्ती के दौरान बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया था। राज्य के करीब 60 नगर निगम में और नगर पालिकाओं में लगभग 5000 स्थायी पदों पर अवैध रूप से भर्तियां की गई। इसमें ड्राइवर के पद के लिए 4 लाख और सफाई कर्मचारी ग्रुप डी और टाइपिस्ट पदों के लिए 7 लाख तक वसूले गए थे। ओंकार लगातार हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं। ओंकार, ममता बनर्जी की बात की जाए, अभिषेक बनर्जी की बात की जाए या पार्टी से जुड़े अन्य नेताओं, सांसदों या विधायकों की बात की जाए, मुश्किलें किसी की कम नहीं है। जो भी फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, घोटाला हुआ है, एक एक करके या तो सीआईडी या ईडी की टीम या ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है। देखिए, सिर्फ अभिषेक बंदोपाध्याय नहीं, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग विधायक जो भ्रष्टाचार के आरोप जिसके ऊपर है, उनके सभी के घर पे एक एक करके तलाशी ली जा रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जैसे कि आज देखा गया, आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा का घर पर ईडी छापेमारी के लिए पहुंची। और जहां तक ये पता चल पा रहा है, यह खबर मिल पा रही है ये कि मदन मित्रा का अलग अलग 3 घरों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त जारी है। मदन मित्रा का कोलकाता के भवानीपुर के घर पर, साउथ 24 परगना के जोका के घर पर और नॉर्थ 24 परगना के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से जो खबर अब तक मिल पा रहा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भर्ती के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसी सिलसिले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मदन मित्रा के अलग अलग ठिकानों पे पहुंची है। इसके अलावा कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना के अलग
अलग जगहों पर टोटल कुल 8 जगहों पर इस वक्त तलाशी ली जा रही है और हर एक तलाशी इस भ्रष्टाचार के मामले पर ही लिया जा रहा है। ऐसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल पा रहा है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लिए जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रहा है, क्योंकि अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पे जब छापेमारी की जा रही है, ठीक उसी समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मदन मित्रा के घर पे भी पहुंचते हैं और भर्ती भ्रष्टाचार मामले पर इस वक्त छापेमारी किया जा रहा है मदन मित्रा के अलग अलग ठिकानों पर। चलिए ओंकार, बहुत शुक्रिया। तो ममता से जुड़े जो विधायक हैं, जो नेता हैं और इसके अलावा कार्यकर्ता हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चुनाव में करारी हार के बाद से पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज अभिषेक के पी के घर पर पुलिस पहुंची तो पार्टी के नेता मदन मित्रा के घर पर भी ईडी ने इस वक्त रेड की है। इससे पहले कल ममता बनर्जी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक रैली में विवादित बयान दिया था, जिस पर अब केस दर्ज हो गया है। वहीं हेट स्पीच मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आराम बाग में एक रैली के दौरान दिए बयान में सीआईडी ने अभिषेक को नोटिस दिया है। ये शिकायत चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई थी। अभिषेक बनर्जी को 16 जून को इस मामले में सीआईडी के सामने पेश भी होना है। वहीं बागी सांसदों ने भी ममता की मुश्किलों को बढ़ा रखा है। रविवार को बागी गुट की पहली बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। और अब एआई तकनीक से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने जयपुर और मुंबई के लोगों को बहुत राहत दी है। जयपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शहर में जगह जगह एआई आधारित स्मार्ट कैमरास लगाए गए हैं। एआई आधारित कैमरों की खासियत यह है कि ये केवल वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों और अपराधियों की पहचान करने में भी मदद कराते हैं। अब ये कैमरे भीड़ में भी हिस्ट्री शीटर की पहचान कर लेते हैं। एआई स्मार्ट कैमरे सीधे अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स से जुड़े रहते हैं, जहां 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। और इसी तरह से मुंबई में एमएमआरडीए मेट्रो में भी एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी हो रही है। खासकर मॉनसून सीजन और भारी बारिश के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, जल भराव के हालात पर नजर रखी जा रही है। साथ ही इससे अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। जयपुर में अब बच नहीं सकते क्रिमिनल्स। एआई कैमरों और स्मार्ट सर्विलांस से पूरे शहर पर नजर। अभय कमांड सेंटर से सुरक्षित होगा गुलाबी शहर। जयपुर में अपराधियों का अब सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम क्राइम करना और घूमना आसान नहीं रहा है, क्योंकि जयपुर पुलिस अब स्मार्ट हो गई। स्मार्ट एआई कैमरों और सर्विलांस नेटवर्क से जयपुर पुलिस खुद तेजी से मजबूत होती जा रही है। शहर के हर चौक चौराहों, संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एआई आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। एआई आधारित कैमरों की खासियत यह है कि ये केवल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों और चिन्हित अपराधियों की पहचान करने में भी मदद करते हैं। ये कैमरे फेस रिकॉग्निशन तकनीक से लैस हैं। आप देखिए ये कैमरे कैसे भीड़ में मौजूद एक एक शख्स की कोड के जरिए पहचान कर रहे हैं। यानी अपराधियों का पुलिस की नजर से बचकर शहर में घूमना अब मुश्किल है। जयपुर में एआई बेस्ड फेस रिकग्निशन कैमरे से कोई अपराधी बच के जाने वाला नहीं है। तमाम लोकेशंस पर ये कैमरे लगे हैं। एक चौराहे पर जिस लोकेशन पर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे जो ट्रैफिक सिग्नल पर एक बड़ा सा कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरे बाएं हाथ पर जो एक कैमरा लगा है उधर, ये दोनों जो कैमरे हैं ये अभय कमांड सेंटर से कनेक्ट है। और ख़ास बात ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि फेस रिकग्निशन कैमरे भी इसमें इनबिल्ड हैं। कहीं ना कहीं कोई अपराधी जिसका डेटा पहले से ही पुलिस के वेबसाइट में मौजूद है, CCTNS पे मौजूद है, अभय कमांड सेंटर के डेटा में मौजूद है, अगर वो इस चौराहे से भी गुजर रहा होगा तो तुरंत उसका फेस डिटेक्ट हो जाएगा और उसकी लोकेशन जो पिन पॉइंट है यानी GPS लोकेशन सीधे अभय कमांड सेंटर पर पहुंच जाएगी और वहां से उस लोकल थाने को 1 मिनट के अंदर मैसेज पहुंच जाएगा और 1 से 4 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम जो है वह मौके पर पहुंचेगी और उस अपराधी को पकड़ लेगी।
जयपुर शहर में लगे एआई स्मार्ट कैमरों को सीधे अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है, जहां 24 घंटे बड़ी बड़ी स्क्रीन पर शहर की गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। कमांड सेंटर में तैनात पुलिसकर्मियों की नजर दिन के 24 घंटे और साल के 356 दिन लगी रहती है। मैं इस वक्त अभय कमांड सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूरे जयपुर की है। लगभग 5000 से ज़्यादा कैमरे जो हैं वो जयपुर में लगे हैं। खास बात यह है कि अगर कोई भी अपराधी इस पूरे शहर में कहीं घुसता है और उसका डेटा इस सिस्टम में मौजूद है और अगर पुलिस से आंख मिचौली वो खेल रहा है तो बच नहीं पाएगा। वो इस सिस्टम में आते ही यानी इस पूरे जयपुर में जहाँ कहीं जाएगा तो AI कैमरे से उसका फेस डिटेक्ट होते ही तुरंत पुलिस उसको पकड़ लेगी। एआई तकनीक से युक्त व्यवस्था शहर के मुख्य इलाकों तक ही सीमित नहीं है। जयपुर पुलिस ने उन दूर दराज क्षेत्रों पर भी फोकस किया है जहां तकनीकी निगरानी का नेटवर्क पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए पुलिस ने जन भागीदारी का मॉडल अपनाया है। राजकॉप सिटीजन ऐप और दूसरे तकनीकी माध्यमों के जरिए लोगों के घरों, दुकानों, संस्थानों पर लगे निजी कैमरों को भी अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जा रहा है। इस राजकॉप ऐप के जरिए आपको अपना कंसेंट देना होगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि आप मेरा कैमरा जो है पर्सनल कैमरा मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है उसको यहाँ पे देने के लिए, क्योंकि उसका लाइव फीड जो होगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो इनकेस बहुत सा ऐसा रहता है कि मेरी प्राइवेसी मतलब ख़त्म हो रही है, बहुत से लोग देते हैं, बहुत से नहीं देते, लेकिन आपको अपने घर के बाहर की मान लो जो कैमरे हैं वो आपको देने हैं तो वो IP के थ्रू अपने इस पर ऐड करवा देते हैं, तो वो यहाँ पे पूरा दिखता रहता है। लोगों का रिस्पांस क्या आ रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं तो काफ़ी लोग हैं जो अपनी कंसेंट दे रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह हैं, इन लोगों ने कुछ लोगों ने दिए हैं तो वो लोग अपने लोगों ने इसमें ऐड करवा दिए हैं। जयपुर की तरह मुंबई में भी MMRDA मेट्रो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी कर रही है। खासकर मानसून सीजन और भारी बारिश के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और जल भराव के हालात पर इससे नजर रखी जाएगी। ऑरेंज और रेड अलर्ट के दौरान ये नियंत्रण कक्ष नोडल टीमों के साथ पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मेट्रो लाइन पर 2496 CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो कंट्रोल रूम से जुड़े। हमारे पास जो लगभग 2496 कैमरा है और इंटरप्शन ना हो इसलिए 30 इमरजेंसी पंप पोल स्टेशन पे लगे हुए हैं। और ये मॉनिटरिंग करने के लिए हम जो करते हैं रियल टाइम बेसिस पे हमारा जो कंट्रोल रूम होता है उससे सब समझ आता है और उसका मैसेज हम डिलीवर कर देते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये आप सॉर्ट आउट करें ताकि आगे के इंटरप्शन या कुछ चांस या गुंजाइश ना रहे। टू डे एक्टिविटी क्या चल रहा है, किसी को अगर कई लोग बहुत सारे टाइप के पैसेंजर होते हैं उनकी फिजिकल क्षत के वास्ते या और कुछ वास्ते या कुछ क्रिमिनल एंगल से कोई होता है तो वो डिटेक्ट होता है और उसके ज़रिए हम इलिसिट एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने का प्रयास करते हैं। मुंबई मेट्रो की मॉनसून के लिए AI तकनीक से जो तैयारी है उसे सक्षम तैयारी नाम दिया गया है। इसके तहत मेट्रो लाइन 2A, 2B, 7 और 9 पर 2496 CCTV कैमरे, 30 आपातकालीन पंप, 1070 इंसुलेटर की जांच, 24/7 आपदा नियंत्रण कक्ष और AI आधारित पेंटोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिव किया गया है। जो MMRDA है उसने तैयारियां की हैं। अब ये जो आप मेट्रो देख रहे हैं ये इसके ऊपर पेंटोग्राफ की मदद से इनको इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और उसकी मदद से मेट्रो को जो है वो व्यापक तरीके से चलाया जाता है। लेकिन जब बात की जाती है बारिश की तो बारिश के समय में इसके ऊपर जो आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तेज़ बारिश होती है और अगर 100 mm के ऊपर कभी भी मुंबई में बारिश होती है तो ऐसी सिचुएशन में उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इस बार MMRDA ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है और उसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पेंटोग्राफ की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी और कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर यात्री अटकते हैं, अगर आपको याद हो तो ऐसी कई तस्वीरें बारिश में निकलकर सामने आती हैं जिसमें मोनोरेल, मेट्रो लाइन 1 और बहुत सारी ऐसी प्रणाली होती है जब सिस्टम को पूरी तरीके से डाउन किया जाता है। कई बार यात्री मेट्रो के बीचों बीच स्टेशनों के बीच में अटके हैं। तो इसीलिए ये जो प्रणाली है ये सुनिश्चित कर रही है कि जब ऐसी कोई आपातकाल परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में आपको आनन फानन में ये पूरा अलर्ट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो। इसको टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है क्योंकि कितनी भी डेवलप टेक्नोलॉजी हो 5 से 6 मिनट का टाइम अमूमन लगता था, लेकिन जब हम रियल टाइम टेक्नोलॉजी और रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं
तो ये मदद मुहैया कराएगा 0.1 सेकंड के अंदर। यानी कि घटना हुई, कोई भी आपातकाल परिस्थिति आई, तुरंत वो सिस्टम अलर्ट होगा, तुरंत लोगों के बचाव के लिए राहत और प्रणाली जो है वो मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना कर दी जाएगी। इसके अलावा एआई कैमरों से यात्रियों की परेशानी और अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हर घटना की सूचना निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत फॉरेन कंट्रोल रूम को दी जाती है, जिससे मुंबई में अपराध पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। सरकार के युद्ध नशे के विरुद्ध कैंपेन के तीसरे चरण में ड्रग्स तस्करी और हवाला के नेक्सस को खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है। मोहाली के खड़ड़ कस्बे में बंगला कॉलोनी में पंजाब पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और ड्रग मनी के हवाला कारोबार को तोड़ने की कोशिश की। ड्रग्स के हॉटस्पॉट माने जाने वाले इस इलाके में तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया। पुलिस का यह सर्च ऑपरेशन पंजाब सरकार के वित्त विभाग से मिले इनपुट के आधार पर हुआ। मोहाली में ऑपरेशन कासो के तहत लगातार जो है अब नया अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसमें युद्ध नशों के विरुद्ध जो अभियान है उसमें अब लगातार सर्चिंग अभियान जो है वो चल रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि घर के अंदर किस तरह से तलाशी जो है ली जा रही है। दरअसल हवाला नेटवर्क की कमर कैसे तोड़ी जाए उसको लेके ये पूरा जो यहाँ पर चल रहा है अभियान, और खुद जो एसपी हैं वो इस पूरे मामले में देख रहे हैं। जो हवाला नेटवर्क के जरिए जो पैसा नशे के अंदर लगाया जा रहा है उसकी कमर तोड़ने के लिए ये ऑपरेशन जो है आज यहाँ पर किया गया है और तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है प्रत्येक घर की। यहाँ की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो घरों में तलाशी जो अभियान जो है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे तलाशियां यहाँ पर जो है की जा रही हैं और कोशिश यही है कि जो युद्ध नशे विरुद्ध जो मुहिम है उसको किसी तरह से जो लगातार जो पंजाब के अंदर जो फैला हुआ है नशा तस्करी की उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए उसी को लेकर ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो है आज यहाँ पर बंगाला बस्ती है खरड़ में वहां पर की जा रही है। लगातार अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पर चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह यहाँ पे आपको पुलिस के जवान जो हैं वो नजर आएंगे यहाँ पे, और ये आप लगातार खरड़ में इसी तरह से कई जगह पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर एक घर के अंदर वो पहुंच रहे हैं जिनके ऊपर शक है कि हो सकता है कि ड्रग ट्रेड से वो जुड़े हुए हों, तो वहां पर खास जो है चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मोहाली में पुलिस के कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन की कमान खुद मोहाली की एसपी दीपिका सिंह सेखों ने संभाली, जिसके तहत पुलिस की कई टीमों ने इलाके को चारों ओर से घेरकर संदिग्ध व्यक्तियों और जो गतिविधियां संदिग्ध थी उनको लेकर जांच की। मानयोग डीजीपी साहब के दिशा निर्देश के चलते हुए एनएसएसपी साहब की जो डायरेक्शंस है उसके चलते पूरे पंजाब में ही जो हवाला ऑपरेटर्स एंड वैसे भी जो हमारा युद्ध नशा विरुद्ध की मुहिम है उसमें टाइम टू टाइम ही हमारी रेगुलर कासो ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस एंड अदर ऑपरेशंस चलते ही रहते हैं। तो उसके चलते ही आज यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आज इसका जो 3 दिन का ये आगाज किया गया है जिसमें कि जो हवाला नेटवर्क है उसकी कमर तोड़ी जाएगी, तो ये कैसे पूरा उसमें करेंगे? इसमें पूरा जो काफी एएनटीएफ हमारी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है उसने भी काफी वर्क किया है, डिस्ट्रिक्ट्स ने भी काम किया है। तो जितना भी फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उस सब लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये कहाँ कॉन्टेक्ट इसकी चल रही है मैम? पूरे पंजाब के अंदर तो चली रही है, मोहाली में कहाँ? मोहाली में रेगुलर हर जगह पे अभी चल रहा है बिकॉज दे आर सडन ऑपरेशन जो चल रहे हैं, जिसमें से चलते एक ऑपरेशन यहाँ पे आज बंगाला बस्ती में किया जा रहा है। बाकी वंस इट इज कंप्लीट तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सरप्राइज है मैम ये जितनी भी चेकिंग अभियान? मोस्ट ऑफ इट इज सरप्राइज ओनली। और मुंबई पुलिस बनकर कॉल करने वाले ने साइबर फ्रॉड के डॉक्टर गैंग ने जयपुर की महिला डॉक्टर से 24 लाख के डिजिटल फ्रॉड को अंजाम दिया, जिसके बाद एक्शन में आई जयपुर पुलिस ने अब गिरोह पर शिकंजा कसा है। गिरोह के खिलाफ देश भर में 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं और पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में गिरोह के 2 सदस्यों को अरेस्ट भी किया है। इस गिरोह ने जयपुर के बाद बेंगलुरु में भी 40 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से डिजिटल करेंसी, 32 एटीएम कार्ड, 12 चेकबुक और लाखों की नकदी बरामद की है। गिरोह का मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई और उसका साथी जगदीश बताया जा रहा है, जो इस वक्त फरार हैं।
फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट का फरेब। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना, बुजुर्ग को बनाया निशाना। साइबर फ्रॉड का डॉक्टर गैंग, ठगी का एमबीबीएस मॉडल। जयपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसका मास्टरमाइंड विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद साइबर ठगी के धंधे को अंजाम दे रहा था। गिरोह की सबसे चर्चित और पहली बड़ी वारदात जयपुर की है, जहां 75 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर के साथ 24 लाख की ठगी की गई। पुलिस के मुताबिक जयपुर की वारदात के बाद तुरंत इस गैंग ने बेंगलुरु में भी 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। उसने एफडी तुड़वाई और फिर मैं तो पहले आरटीजीएस का नाम भी नहीं जान रही थी, मतलब कभी किया नहीं ना ये सब काम मैंने, तो इसलिए उसने मतलब जब बोला ना कि नहीं आप वहाँ पर बैंक में जाइए, देखिए आप किसी को कुछ बोलना मत, ना कोई पूछना मत। आप आरटीजीएस किया? हाँ आरटीजीएस किया मैंने, एक बार में ही किया। कितना किया टोटल? 24 किया टोटल, 24 लाख। 24 लाख रुपए की आरटीजीएस कराई गई। जहां आरटीजीएस हुई उसका नाम था मेलोडिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है, कंपनी बना रखी है। उसकी जांच शुरू की। मामला थोड़ा टिपिकल था क्योंकि जो भी आरोपी पक्ष है वो भी बहुत टिपिकली टेक्निकली बहुत मजबूत लोग हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं। धीरे धीरे जब राजस्थान से कनेक्शंस मिले तो एक गाड़ी नंबर आया हमारे पास। उस गाड़ी नंबर का हमने पीछा किया। गाड़ी नंबर का पीछा करते करते इनको दबोचा एक जगह से अचानक से, और उसमें श्रीमान डीसीपी साहब की लगातार कंसिस्टेंट हमारे पास सूचनाएं और जो साइबर सेल है उसकी आती रही। हमने पकड़ने के बाद जब पूछताछ की है तो ये तथ्य आए कि उक्त तीनों ही बंदे जो नामजद हैं वो कजाकिस्तान से एमबीबीएस करके आए हैं, और उसके बाद जब कोई रोजगार इनको नहीं मिलता है तो ये मिल करके इस तरह की घटनाएं इन्होंने प्लान की, और पहली घटना जो राजस्थान में हुई उसमें इन्होंने 24 लाख रुपए आरटीजीएस कराई है। महिला डॉक्टर के साथ एक झटके में 24 लाख की ठगी को अंजाम देने वाले साइबर ठगों ने खुद को ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को लगातार 5 दिनों तक वीडियो कॉल और फोन पर डराया। महिला डॉक्टर को बताया गया कि उनका बैंक अकाउंट टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर आरोपियों ने महिला को अरेस्ट करने की धमकी दी। मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका आधार नंबर क्या है, तो मैंने बताया कि आपको किस लिए चाहिए। बोले नहीं आपका आधार नंबर जो है यूज़ हो रहा है, तो यही नंबर है ना। बोले उन्होंने ये नंबर बताया, मैंने कहा हाँ मेरा नंबर यही है, और अब नाम भी बताया उसने। तो फिर मैंने कहा हाँ मेरा नाम यही है करके। तो फिर उसने ये बात कही कि बोले नहीं आपका तो ये आधार कार्ड के ऊपर किसी ने तो भी एक जो है अकाउंट बनाया हुआ है मुंबई में, और ये सब जो है उस अकाउंट में से जो है सब प्रकार के जो होते हैं ना टेररिंग वगैरह जैसे उस टाइप के वो फंड यूज़ हो रहे हैं। बोले आतंकवाद से जुड़े। आतंकवादी। उसी टाइम जैसे मैं गूगल पर सर्च कर रही थी तो उसी टाइम फिर एक फ़ोन आया, वो भी व्हाट्सएप कॉल। फिर उसमें उस दिखाया कि एक पुलिस स्टेशन है, इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, पीछे में बोर्ड लगा हुआ है इसका मुंबई पुलिस वीडियो कॉल था, और पुलिस इधर से उधर घूम रहे हैं। आपका सिम कैसे आपके नाम का सिम कैसे आ गया? बोले इसमें। बोले आपको तो फिर हम अरेस्ट वारंट निकालते हैं। मैंने कहा अरेस्ट वारंट काहे के लिए निकालेंगे आप? मैंने ख़रीदा ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे क्या आप बोल रहे हैं ऐसे? नहीं, बोले आपके नाम का हम अरेस्ट वारंट निकालते हैं। इस दौरान साइबर फ्रॉड ने नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताकर महिला से सारे बैंक डिटेल्स मांगे और महिला के अकाउंट वाले बैंक मैनेजर को साइबर क्राइम में शामिल बताकर उसे पकड़ने की बात कही। मुंबई पुलिस के नाम से कॉल करने वाले जालसाज ने महिला को हर 2 घंटे पर मैसेज के जरिए आई एम सेफ, आई एम एट होम लिखने को कहा।
महिला अगर मैसेज भेजने में देरी करती तो जालसाजों का तुरंत कॉल आ जाता था। कितने दिन आपको हाउस अरेस्ट? 5 दिन आप कमरे में बंद रही? नहीं, कमरे में बंद नहीं रही। सर्वेंट आती जाती थी, सब काम वगैरह हो ही रहे थे, परंतु किसी से फ़ोन पर बात नहीं करना है आपको। सुबह 9 बजे कॉल किया उन्होंने, उसके बाद 10-15 मिनट उन्होंने बातें की और फिर बाद में कहते फिर आप मुझे हर 2 घंटे में आप कॉल मैसेज भेजिए कि आई एम सेफ, आई एम एट होम। अब इस मामले में जयपुर पुलिस ने कजाकिस्तान से MBBS कर भारत में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गैंग के 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया है। पुलिस जांच में इन आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी का भी खुलासा हुआ। आरोपी ठगी के पैसे मांगने के लिए विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। इन खातों में ठगी की रकम जमा कराई जाती थी और बाद में USDT जैसी डिजिटल करेंसी खरीदकर पैसों का ट्रैक छिपाने की कोशिश की जाती थी। पुलिस के मुताबिक ठगी गिरोह का फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक फर्जी दस्तावेजों और बदली हुई पहचान के जरिए बैंक खाते खुलवाता था। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपने ठिकाने और पहचान बदलता रहता था। अब इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई उर्फ कार्तिक की तलाश तेज हो गई है। जिस गिरोह ने जयपुर में महिला डॉक्टर को 24 लाख की चपत लगाई, उसके खिलाफ साइबर पोर्टल पर देश भर में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 ATM कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 2 रबर स्टैंप और 1,27,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने डिजिटल लूट के उपकरण बरामद करने के साथ ही उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसके खाते में डिजिटल फ्रॉड की रकम मंगाई गई थी। अभी गणेश चौधरी जो अरेस्ट हुआ है उससे घटना में प्रयुक्त मोबाइल की सिम और मोबाइल और साथ में ATM कार्ड्स 32 ATM कार्ड्स मिले हैं, 8 पासबुक्स हैं, 8 चेक बुक्स हैं। भारी मात्रा में इनके पास अन्य सामान भी है। तो वहीं लखनऊ की साइबर क्राइम सेल ने फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए साइबर फ्रॉड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में 3 युवती भी शामिल हैं। ये कॉल सेंटर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था, लोगों को नामी कंपनियों में ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर उन्हें लूटता था। और पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि ये गैंग fresherworld.com और साथ ही साथ shine.com से प्राइवेट नौकरी पाने की कोशिश में लगे अभ्यर्थियों का डेटा खरीदते थे। उसके बाद अपने कॉल सेंटर से इन अभ्यर्थियों को कॉल करते थे। जॉब के लिए जब कोई कैंडिडेट राजी होता तो उसकी कॉल किसी एक गैंग मेंबर को ट्रांसफर कर दी जाती थी और इसके बाद उन लोगों को कॉर्पोरेट कंपनियों में अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, अप्रूवल लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर भेजते थे और फिर रजिस्ट्रेशन फीस, गेट पास चार्ज, इंटरव्यू चार्ज के नाम पर ठगी कर पैसा अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया करते थे। और पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा ईरान जंग के चलते टेंशन हॉर्मुज में है और हॉर्मुज में जहाजों पर खतरा भी बरकरार है। बीते कुछ दिनों में जहाजों में तैनात भारतीय क्रू मेंबर पर हमले हुए हैं। इन हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। भारत ने इस मामले में अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खरी खरी सुनाई। विदेश मंत्री ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया, समंदर में कमर्शियल जहाजों पर इस तरह के घातक हमले बर्दाश्त लायक नहीं हैं। गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन सेलर्स पर अटैक को लेकर भारत की नाराजगी का असर नजर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बयान से अब मुकर गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर पर हमले के बाद 3 भारतीयों की जान चली गई थी। पहले अमेरिका ने इस हमले का दावा किया। अब भारत की ओर से दबाव बढ़ने के बाद अमेरिका अपने बयान से मुकर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट ट्रूथ पर जो उन्होंने किया उसमें कहा, ये हमला ईरान ने किया है, ईरान को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। भारतीय जहाजों पर ईरान से ड्रोन से हमला किया गया। सिंधु के पानी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने यह साफ कह दिया है कि भारत सिंधु का पानी आतंकवाद के संरक्षकों तक नहीं पहुंचने देगा। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन की निंदा करते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद प्रायोजित करने वालों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोकते हुए हमने कहा कि जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे। हम लोगों ने कहा था
और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे बहन।